नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें आगामी पर्वों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही निर्देशित कर चुके अधिकारियों को और एक बड़ा संदेश दे चुके हैं कि त्योहारों में सुख शांति बनी रहे, उल्लास बना रहे, कोई शरारती तत्व पनप न पाए। कावड़ यात्रा भी चूंकि आने वाली है, मुहर्रम आने वाली है और रथ यात्रा के लिए भी सख्त निर्देश दे दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अराजक लोगों को बेनकाब किया जाए और कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले आम मांस की बिक्री ना हो, क्योंकि अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं कावड़ यात्रा शुरू होने में और ऐसे में फुल प्रूफ जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और कावड़ यात्रा को लेकर जो निर्देशन है वो दिए गए हैं कि कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री ना हो। कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। अधिकारियों को भी उन्होंने तमाम निर्देशित किया। आगामी पर्वों को लेकर ये बड़ी बैठक थी, जिसमें त्योहारों में उल्लास बना रहे, कोई शरारती तत्व किसी भी तरह की अराजकता को ना फैला पाए। कावड़ यात्रा, मुहर्रम और जो जगन्नाथ यात्रा निकाली जानी है, उन तमाम यात्रा रूट मार्ग्स पर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर देखिए, बहुत खुले शब्दों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि किसी भी नई परंपरा का पालन ना हो। आगामी पर्वों को लेकर एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश, यानी कि कड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि उल्लास बना रहे, कोई भी शरारती तत्व अराजकता ना फैला पाए, कोई भी ऐसी घटना ना घटे और अराजक लोगों को बेनकाब किया जाए। हर हालत में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अब जगन्नाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है कल से। इसी के साथ साथ जुलाई में जो श्रावण यात्रा है, सावन महीने का भी प्रारंभ होना है और ऐसे में इन तमाम पर्वों को लेकर बड़े ही चिंतित नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शरारती तत्व किसी भी अराजक घटनाओं को अंजाम ना दे। एक बड़ी बैठक उन्होंने अधिकारियों के साथ की और अधिकारियों को भी निर्देशित किया। सबसे बड़ी बात थी कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री ना हो, क्योंकि इससे पहले कई बार देखा गया है कि ऐसे मामले सामने आए हैं। कड़ी कार्रवाइयां जरूर इस मामले में हुई हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था। तमाम दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने जरूरी थे, प्रोप्राइटर्स के नाम लिखने जरूरी थे और इस बार भी कावड़ यात्रा से जुड़े जो निर्देश हैं वो सामने आए हैं कि खुले में मांस की बिक्री ना हो और जो लोग कानून व्यवस्था को हाथों में लेते हैं, खुली चुनौती देते हैं, उनको भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। मुख्य मकसद कानून व्यवस्था था, जिसको लेकर एक बड़ी बैठक हुई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त नजर आए। अधिकारियों को भी उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि कोई भी ऐसी खबर ना आए जो अप्रिय खबर हो और खुले में जो मांस की बिक्री ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो कावड़ यात्रा मार्ग है वो वहां से कावड़ यात्री निकलते हैं और अराजक तत्वों की भी खैर नहीं। अगर कोई भी इस तरह की चीजें करते नजर आएगा जो कानून व्यवस्था का सीधा उल्लंघन होगा, उन पर भी कड़ी कार्रवाई तय है। अब से कुछ ही दिनों बाद प्रदेश में कावड़ यात्रा शुरू होनी है। इसी के साथ साथ मुहर्रम का पर्व भी मनाया जाना है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किसी भी नई परंपरा का पालन ना हो, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी इस बात को कह चुके हैं कि किसी भी नई परंपरा का पालन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें पूर्व में चलती आ रही हैं, तमाम चीज़ों से के द्वारा ही अपने पर्वों को लोग अपने अपने तरीकों से मनाएं और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को हाथों में ना लें। हमारे साथ नरेंद्र जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। नरेंद्र, अगर मेरठ की बात करें तो यहाँ से बड़ी संख्या में कावड़ निकलते हैं, कावड़ यात्रा निकलती है, यात्री निकलते हैं। तमाम लोगों के लिए एक बहुत सख्त संदेश भी दिया है। एक तरफ प्री प्लानिंग चल रही है यात्रा को लेकर और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश भी दे दिया कि अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।
बिल्कुल। और यही कानून व्यवस्था का राज होता है। इसी तरह का जो संदेश है वो निश्चित तौर पर जो भी लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं या जिनके मन में किसी तरह का कोई भ्रम है कानून व्यवस्था को लेकर, वो भ्रम जो है वो दूर कर लें, यही संदेश दिया है। आपको बताएं कि जहां तक मीट की जो दुकानें हैं उनके जी। बंद होने की बात है, हर साल इसी तरह का जो आदेश है सरकार की ओर से आता है और उसको जो कांवड़ यात्रा शुरू होती है उससे पहले इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो जितने भी दुकानदार हैं उन सबको बोल दिया जाता है, चाहे वो बड़े दुकानदार हों, ठेली और खोमचे वाले हों, सबको बोल दिया जाता है कि मीट और मीट से बने हुए उत्पाद इस पूरे रास्ते में कहीं भी बिक्री नहीं होंगे एक नियत समय के लिए। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा इशू रहता है वो रहता है डीजे बार का। अलग अलग जिलों में ये देखा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रदेशों से आने वाले जो कांवड़िए हैं, बड़े बड़े डीजे लेकर आते हैं, उनको लेकर भी साफ संदेश दिया गया है। ये बताया गया है कि डीजे का जो साइज है वो क्या होगा, किस वॉल्यूम में डीजे बजेगा और डीजे पर किस तरीके के गाने बजेंगे। किसी भी तरह की जाति को इंगित करने वाले, धर्म को इंगित करने वाले जो गाने हैं वो नहीं बजेंगे, जिससे किसी की आस्था को ठेस पहुंचे या फिर जी। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कई बार कावड़ की ऊंचाई या जुलूस जिस तरीके से निकाले जाते हैं मुहर्रम में बहुत ज्यादा होती है। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा मेरठ में हुआ था, आपने ही वो खबर चलाई थी नरेंद्र। इस तरह के हादसे होते हैं, उसको लेकर भी कुछ मानक स्थापित किए जाने चाहिए ताकि हादसे ना हो। बिल्कुल, उनका जो मानक है वो बिल्कुल तय है और 14 फीट चौड़ा, सड़क पर 14 फीट चौड़ा डीजे होगा और उसकी ऊंचाई जो है 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरीके से जो कांवड़े हैं उनका भी पैरामीटर तय कर दिया है और ये सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इससे ज्यादा बड़ा अगर कांवड़ या डीजे होता है तो उसको सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। जी नरेंद्र, हमारे साथ संदीप भी मौजूद हैं इस वक्त लखनऊ से। हम चाहते हैं कि उनसे भी एक अपडेट ले लें। संदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की थी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई। आने वाले पर्वों को लेकर एक बहुत सख्त संदेश भी दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि इस बार अराजक तत्वों की खैर नहीं होगी। लखनऊ से क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल स्वाति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने आवास पर कानून व्यवस्था को लेकर देखिए तमाम जिलाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ देखिए बैठक करी। तो उसमें तमाम पुलिस के देखिए आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आने वाले समय में देखिए सभी को पता है कि जुलाई से सावन की भी शुरुआत हो रही है, मुहर्रम है, कावड़ यात्रा है, तमाम तरीके के जुलूस जो है वो निकाले जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जुलूस जो है निर्धारित मानक के अनुसार निकाले जाएं और उसी के साथ साथ जो ताजिए की देखिए जो हाइट है उसको ऐसा रखा जाए कि ना तारों को काटना पड़े, ना पेड़ों को काटना पड़े और उसी के साथ साथ ना ही किसी गरीब के घर को जो है वो उजाड़ा जाए। डीजे बजाए जाते हैं तो डीजे बजाए जाने की जो ध्वनि की देखिए बाध्यता होती है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। उसी के साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि अगर किसी कार्यक्रम के दौरान कहीं पर कानून व्यवस्था से निपटने की नौबत आती है तो नियमों के मानक उसके अनुसार आप लोग खुद निपट सकते हैं। आपको शासन का उसके लिए आदेश नहीं चाहिए होता है, क्योंकि कई बार शासन के आदेश के अप्रूवल में देरी हो जाती है तो वहां पर कानून व्यवस्था के चलते दिक्कत जो है वो कहीं ना कहीं से खराब हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो मांस बेचते हैं, जो ढाबे वाले हैं, तमाम जो देखिए ऐसी चीज़ें उनको अपने नाम को जो है अपने बोर्ड वहां पर लगाना होगा, मतलब अपनी आईडी देखिए लगानी होगी। ये जो एक मुद्दा है आपने देखा था पहले भी जो है वो एक बार उठा था। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि सावन का देखिए पर्व है, हिंदुओं का एक बड़ा पर्व माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जितने भी देखिए मंदिर हैं, शिवालय हैं, वहां पर साफ सफाई का जो है वो, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश हो रही है, यानी ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए। कहीं ऐसा तो नहीं, वो चाहे कावड़ यात्रा हो चाहे ताजिए के दौरान हो, उसमें लोग ऐसे भेष बदल कर आ जाएं और किसी तरीके से जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों पर जो है वो नजर रखी जाए और उसी के साथ साथ कावड़ यात्रा जो है वहां पर आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया और नरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रुद्रप्रयाग की बात कर रहे हैं। घोलतीर में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। नंदा नदी में यात्रियों से भरी बस गिर गई। हादसे के समय बस से 5 लोग नदी में जा गिरे। मौके पर इस वक्त एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। राहत बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। आला अफसरान मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बस में 25 यात्री मौजूद थे। अलकनंदा नदी में बस गिर गई और हादसे के समय बस से बताया जा रहा है कि 5 लोग नदी में गिरे। लोगों ने देखा। मौके पर अभी भी एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और देखिए बहुत तेजी से ये कोशिशें चल रही हैं कि जो लोग अभी भी नदी में गिरे हैं उनको बचाया जा सके। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है इस वक्त। 19 यात्री ट्रैवलर बस में सवार थे। 10 लोग लापता हैं। बहुत तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों ने देखा कि 5 लोग नदी में गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान के लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। वहां पर यात्रियों से भरी बस थी, ट्रैवलर बस, जो नदी में गिर गई। घायलों को, जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, उन घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में लाया गया है और कोशिशें ये हैं कि इनको बेहतर से बेहतर उपचार दिया जा सके। मिनी बस लीलैंड कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बद्रीनाथ जा रहे थे। कितने लोग थे उसमें? 19 लोग। क्या हुआ, कैसे हुआ? ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। हमारे यहाँ अभी तक का टोटल 7 पेशेंट आए। 7 पेशेंट हैं। 7 इंजर्ड आगे हैं हमारे यहाँ, बाकी और आगे। ये बस दुर्घटना घटी है? हाँ। अच्छा, तो सभी लोग कैसे हैं? अभी तो जो है वो सब लगभग स्टेबल है। स्टेबल है, ठीक है। कितने लोग थे बस उसमें? ऐसे तो 19 लोग बता रहे हैं, अभी बाकी देखो जो भी है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें इस वक्त मौजूद हैं। आलोक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रुद्रप्रयाग से, उनसे बातचीत करते हैं। आलोक, क्या ताजा हालात हैं वहां पर इस वक्त? देखिए स्वाति, आज जो है घलतौर में जो कि रुद्रप्रयाग क्षेत्र में एक जगह है, वहां पर जो एक टेम्पो ट्रैवलर जो कि बद्रीनाथ की ओर जा रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस ट्रैवलर में लगभग 19 लोग सवार थे। 9 को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भी भेज दिया गया है, जहां पर उन्हें सुरक्षित बताया गया, जबकि 10 लोग फिलहाल अभी लापता चल रहे हैं। सूचना मिलते ही जो जिला प्रशासन की टीम, एसडीआरएफ की टीम थी, रेस्क्यू बचाव कार्य की टीम थी, वो तुरंत ही मौके पर पहुंची थी, लेकिन अभी भी 10 लोग लापता हैं और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो कहीं ना कहीं एक और बड़ी दुर्घटना इस वक्त उत्तराखंड से सामने आई है। अभी जो प्रशासन है वो किस तरह से इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन फिलहाल अभी रेस्क्यू कार्य जारी है। एसडीआरएफ कितने लोग अस्पताल अभी तक भेजे गए? क्योंकि विजुअल्स भी आ रहे थे, उसमें कुछ लोग भर्ती हैं। कितने लोग अब तक निकाले गए हैं और अभी भी कितने लोग लापता हैं? इसको लेकर लगभग 9 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 10 लोग अभी भी लापता है। उनका रेस्क्यू बचाव कार्य अभी जारी है, उनको खोजा जा रहा है। हालांकि जो 9 लोग हैं ये सुरक्षित बताए जा रहे हैं, खतरे की जद से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन जो 10 लोग हैं जो कि अलकनंदा नदी में गिरे हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं जान की बात जरूर है और पूरा प्रशासन की पूरी कोशिश है कि उनको भी सकुशल जो है रेस्क्यू किया जा सकेगी। बिल्कुल, तब भी बहुत जल्दी प्रशासन ने, देखिए जिस तरीके से रेस्क्यू किया, ग्राउंड पर टीमें पहुंची और आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी निकालने की, चूंकि बहाव इतना तेज था कि अब कितनी मुश्किलें आ सकती है रेस्क्यू टीम को अभी आगे के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, आज का जो है मानसून सीजन भी उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है, तो जाहिर सी बात है पहाड़ों में बारिश की घटनाएं भी जो है अमूमन आजकल देखने को मिल रही हैं। जब बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है। अलकनंदा के साथ भी यही हो रखा है। इस वक्त जो है नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, उफान पे नदियां हैं। उसके बावजूद भी जो एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची थी, जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी। त्वरित ही कार्यवाही करते हुए 9 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। जाती है प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको भी रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन जो दुर्घटना हुई है वाकई में बेहद दुखद दुर्घटना है। इसका मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और कोशिश फिलहाल यही है कि ये प्रशासन की टीमों की जल्द से जल्द ये जो 10 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं जल्द से जल्द। ये ट्रैवलर बस थी आपने बताया, और इसको लेकर अभी तक और क्या जानकारियां सामने आ रही है? चूंकि राजस्थान की ये सभी यात्री हैं, ये भी पता बस जो है ये राजस्थान से थी। सभी यात्री इसमें जो है बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे। राजस्थान से ये निकले थे और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर ये थे, लेकिन बीच में ही रुद्रप्रयाग के पास घलतौर क्षेत्र में इनकी दुर्घटना हो गई और 10 लोग इसमें फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। अब आगे की क्या अपडेट जो है वो फिलहाल एसडीआरएफ की तरफ से दी जा रही है।
हालांकि 9 लोगों को अब तक सुरक्षित बताया गया है और जबकि 10 लोगों को लापता बताया गया है। जैसे ही और अपडेट सामने आती है अपने दर्शकों को भी जरूर बताया। बिल्कुल 9 लोग सुरक्षित हैं और ये अभी भी कोशिशें ग्राउंड पर चल रही है कि जो फंसे हुए, जो वहां पर लापता लोग हैं उनको पता लगाया जाए। बहुत धन्यवाद आपका। तो 9 लोग अभी तक बचाए जा सके हैं और अभी भी 10 लोग लापता हैं जिनके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई। लखीमपुर से अगली खबर है। उत्तर प्रदेश के रेस्क्यू किए गए 2 तेंदुओं की मौत हो गई है। संघर्ष में तेंदुआ गंभीर रूप से घायल हुआ था, दूसरे तेंदुए की बीमारी के चलते मौत हो गई। दोनों तेंदुओं का सैंपल IVRI बरेली भेजा गया है। मौत पर दुधवा प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दुधवा के धौरहरा रेंज में 2 तेंदुओं की मौत हुई थी। रेस्क्यू किए गए दोनों ही तेंदुए अब नहीं बचाए जा सके हैं और इस संघर्ष में तेंदुआ गंभीर रूप से घायल हुआ था। दुधवा रेंज के धौरहरा में 2 तेंदुओं की मौत जिस तरीके से हुई, वहां वन रेंज पर भी सवाल उठे। फिलहाल दोनों तेंदुए का जो सैंपल है वो IVRI बरेली भेजा गया है, वहां से जांच पड़ताल होगी। एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आया था और इसमें आपने देखा होगा कि कैसे काफ़ी देर तक मशक्कत की गई। ये मानव और वन्यजीव संघर्ष का पूरा मामला था। हालांकि इसमें रेस्क्यू तेंदुओं का भी किया गया था, लेकिन दोनों ही तेंदुओं की इसमें मौत हो चुकी है। संघर्ष में तेंदुआ गंभीर रूप से घायल हुआ था। ये वीडियो सामने आया था 2 दिन पहले का ये वीडियो है। शारिक इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है। वीडियो शारिक जिस तरीके से सामने आया था, युवक ने हिम्मत दिखाई, जान बचा पाई, लेकिन दुखद ये भी है कि तेंदुओं की भी मौत हो चुकी है और अब सैंपल्स तो बरेली भेजे गए हैं, जांच होगी, निकल कर सामने आएगा। लेकिन इस मामले में सबसे ज़्यादा जो सवालों की भूमिका में नज़र आ रहा है वो है वहाँ का वन विभाग। सवाल उस पर बहुत गंभीर खड़े हो रहे हैं। शारिक, जो संघर्ष है वो लखीमपुर खीरी के दुधवा और उसके आसपास के इलाकों में शीर्ष पर पहुंच चुका है और यही वजह है जानवर जंगल से बाहर आ रहे हैं और बाहर आने के बाद जो इंसान है उन पर हमले लगातार कर रहे हैं और इन हमलों में ना इंसान की जान बच रही है ना ही वन जीवों की जान बच रही। ताजा उदाहरण हम लोग के सामने है, जिस तरह से 2 तेंदुओं की मौत हुई। ये दोनों तेंदुए एक ही दिन में जंगल से बाहर थे। धौरा रेंज में जो रेंज है वो भी एक ही है। वहाँ पर ये मादा और नर तेंदुए बताए जा रहे थे। जिस तरह से एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक संघर्ष करता हुआ व्यक्ति तेंदुए के साथ दिखाई पड़ा था और उसी संघर्ष में तेंदुए को रक्तस्राव भी हुआ था और इंसान भी इसमें घायल हुआ था। तो अभी जो बताया जा रहा है कि जो अधिक रक्तस्राव है उसकी वजह से इस तेंदुए की मौत हुई है जो इंसानी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुआ था। और दूसरा तेंदुआ जो खेतों में मिला था जिसके बताया जा रहा है वो बीमार था और उसकी बीमारी के चलते मौत हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से दुधवा प्रशासन तमाम सारे दावे करता है मॉनिटरिंग को लेके, पेट्रोलिंग को लेके, लेकिन उसके बाद भी ये तेंदुए रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं। तो अब अगर मॉनिटरिंग पेट्रोलिंग हो रही है तो आखिर ये तेंदुए क्यों बिल्कुल ये बाहर आ कैसे रहे वन्य जीव, और ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, अब सीधे तौर पर सवाल उठता है प्रशासन पर कि इन घटनाओं को लेकर वहां का जो वन विभाग है, जो रेंज है, वो आखिरकार कितनी गंभीरता दर्शा रहा है। बहुत धन्यवाद शारिक आपका जानकारी देने के लिए। गोरखपुर में बच्चों के खेलने में विवाद हुआ है, फायरिंग हुई है। पिता और 20 साल के बेटे को गोली मार दी गई। पिता पुत्र दोनों ही घायल अवस्था में लखनऊ रेफर किए गए। 1 हफ्ते पहले घर में बच्चों से जुड़ा एक विवाद हुआ था जिसकी शिकायत थाने में की गई। नाराज बबलू सिंह ने पिता और पुत्र को गोली मार दी। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लिया है। खजनी क्षेत्र के भगवानपुर गांव का मामला है। पिता और बेटे की स्थिति काफी गंभीर है। 1 हफ्ते पहले बच्चों से जुड़ा विवाद हुआ था। बरडाढ़ से हमारे लड़के और पोता दुकान से आ रहे थे। ये सब वहीं छुपे थे और ये सब गोली मार दिए दोनों को। 3 महीना पहले लइकन में गेना खेलने करती झगड़ा भइल था। तो 3 महीना के झगड़ा तब से खत्म हो गया। कलियां परसोइया दूध लेके आवत रहल तो वहीं खड़ा रहल, बस पिछड़ा से हमारे नतिया के मार दिया था डंडवा से, तो खा गया। तब FIR भरे, पुलिस आइल ना कहा। सब सारा दोष पुलिस के है बाप। अगर पुलिस कार्य आ गई हो तो कांड ना भइल हो। आप फोन जेकर नंबर दरोगा जी दिहले रहना है ओकर हमेशा स्विच ऑफ देके भेजे के रहना है। विकास इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विकास, अगर वक्त पर पुलिस कार्रवाई कर लेती तो इस तरह की घटना ना घटित होती। आरोप लग रहे हैं पुलिस पर। क्या हुआ है अभी तक इस मामले में और पिता और पुत्र की स्थिति कैसी है अभी? खेलने के पुराने विवाद में जो मनबड़ है बबलू सिंह, उसने
पिता पुत्र को गोली मार दी। इस बात से नाराज था कि आखिर क्यों ये लोग मेरी शिकायत थाने पे किया, मुझ पर केस दर्ज किया और पुलिस ने तत्परता दिखाते आरोपित को हिरासत में ले लिया है। लेकिन साथ साथ पुलिस पे ये भी आरोप लगा है कि अगर पुलिस ने जब शिकायत के बाद तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई की होती तो ये घटना नहीं घटती। फिलहाल दोनों ही जो घायल हैं वो गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर कर दिए गए हैं और जिस तरह से ये घटना घटी है उससे ये सोचनी हो गई कि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो शायद ये घटना नहीं होती। धन्यवाद आपका। ललितपुर में फसल बीमा वितरण में 1.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया। मटर फसल बीमा दलालों के खाते में 1 करोड़ रुपए आ गए। मटर बोई ही नहीं गई, पूरे परिवार के खाते में पैसा आ गया। फर्जी तरीके से लेखपाल ने मटर चढ़ाकर फर्जीवाड़ा किया। किसानों ने मंत्री, सांसद, अधिकारियों से अब शिकायत की है। किसानों ने प्रदर्शन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लेखपाल विक्रम सहित दलालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग किसान परिवार कर रहा है। महरौनी तहसील क्षेत्र के बजर्रा गांव का मामला है। किसान पहुंचे मंत्री, सांसद, अधिकारियों से शिकायत करने के लिए। प्रदर्शन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आरोप ये लगाया गया कि मटर बोई तक नहीं गई लेकिन फर्जी तरीके से रकम ऐंठ ली गई। हमारे गांव के जो पहले लेखपाल थे विक्रम सिंह निरंजन, उन्होंने क्या काम किया कि जो अपने चहीते किसान थे उनके, तो उनसे पर खाते से 1-1 लाख रुपया लिया वर्ग 3 को भूमिधर बनाने के लिए। और जो सक्षम देने में सक्षम थे तो उनका तो वर्ग 3 से भूमिधर कर दिया गया है। और जो हम लोग गरीब किसान हैं, हम लोग इतने रुपया देने में सक्षम नहीं है, तो हम लोगों की जो जमीन वर्ग 3 की है वो भूमिधर नहीं करके जो कि तो वर्ग 3 में ही पड़ी है। और हम लोग उनके पास जब मांग करते हैं कि हमारी भूमिधर की जाए तो वो हम लोगों से पैसे मांगते हैं कि पैसे लाओ तब जाके हम आपकी भूमिधर कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपकी भूमिधर नहीं होगी। बीमा अभी का डला है, उसमें केवल 25 लोगों को बीमा दिया गया है और वो भी बहुत मात्रा में। किसी को 4 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 2.5 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 6 लाख दिया गया है। इतना बीमा दिया गया है और पूरे ग्राम वासियों को किसी को कुछ नहीं दिया गया है। आज पूरे किसान आपके सामने हैं, समक्ष हैं और ये सब पूरी गोलमाल किया है लेखपाल ने। लेखपाल हमारे विक्रम सिंह हैं, तो उनने ये पूरा 50% की कमीशन लेके ये काम किया है। और हमारे ग्राम बजर्रा में भी दलाल हैं कुछ लोग, तो उन लोगों के द्वारा लेखपाल साहब के पास पैसा गया। इसलिए हम लोग किसान आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जांच होकर कार्रवाई की जाए। ललितपुर से संजीव नामदेव जुड़ गए हैं इस खबर पर। संजीव, क्या है पूरा मामला, जानेंगे आपसे। स्वाति जी, आपको बता दें पूरा मामला महरौनी तहसील क्षेत्र के बजर्रा गांव का है, जहां पर करीब 1 सैकड़ा से अधिक किसानों ने कलेक्ट्रेट में और पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में यहाँ पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका मांग है कि जो फसल बीमा वितरण का जो पैसा आया हुआ था, जिन्होंने मटर की फसल बोई थी, उनके अकाउंट में ना आकर जो दलाल व्यक्ति हैं उनके अकाउंट में पैसा चला गया। इसमें पूरी लापरवाही जो लेखपाल विक्रम उनकी बताई गई है, क्योंकि जिन्होंने गेहूं की फसल बोई थी उनकी गेहूं की फसल के नाम पर उन्होंने मटर फसल कागजों में दर्शाकर जो बीमा है अपने दलालों को दिला दिया, जिसमें अभी एक गाँव बजर्रा का ही सामने आया जिसमें 1.5 करोड़ रुपए दलालों के अकाउंट में पहुंचे। एक परिवार के 12 सदस्यों के खातों में पैसा पहुंचा, जिनके नाम जमीन भी नहीं है, जिन्होंने मटर की खेती भी नहीं की, उनके अकाउंटों में पैसा गया। और जो बाजब किसान हैं उनके अकाउंटों में पैसा ना जाने की वजह से जो ग्रामीणों वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों से लेकर सांसद, मंत्री और से शिकायत की है कि विक्रम है, इनकी जांच कराई जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं जो किसान हैं उन्होंने जमीन के नाम पर 1-1 लाख रुपए की मांग की। जो किसान गरीब हैं उन्होंने किसान नहीं दे पाए, तो उनकी जमन 3 की जमीन को जमन 1 में नहीं किया गया। क्या आश्वासन मिला है वहां से? क्या आश्वासन क्या मिला है? क्योंकि अधिकारियों तक पहुंचे, सांसद को भी अपनी बात बताई इन्होंने। अभी अधिकारियों और सांसद ने आश्वासन दिया कि इसकी जांच कर जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसानों का आरोप है कि जो लेखपाल है उसके ऊपर FIR दर्ज हो, जो पैसा दलालों के अकाउंट में गया हो उसको वापस करके जो सही किसान है उनके अकाउंट में पैसा दिया जाए। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। प्रयागराज से अगली खबर है। अतीक के रिश्तेदार और करीबी अवैध निर्माण करवा रहे थे। यहाँ पर कुर्क सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा था। करेली थाने में दर्ज कराई गई 2 अलग अलग
एनुद्दीनपुर में कब्जा करके अवैध निर्माण हुआ। ये भूमि भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क हो चुकी थी। करेली थाना प्रभारी की तरफ से 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर ली गई है। दूसरी एफआईआर हल्का लेखपाल की तरफ से भी दर्ज करवाई गई है। राज्य सरकार की सीलिंग की जमीन पर जो कब्जे हैं उनके आरोप लगे हैं। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। करेली थाना प्रभारी की तरफ से भी इस मामले में अब तक 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है, जबकि दूसरी एफआईआर हल्का लेखपाल की तरफ से दर्ज करवाई गई। मामला है प्रयागराज का। धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, और क्या अपडेट सामने आ रही? राज्य सरकार की जमीन पर ही कब्जे के आरोप लगे हैं। देखिए, माफिया अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में न रहे हो, लेकिन उनके जो गैंग है, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो अभी भी उनका जो कब्जा करने का जमीनों का और जो जिस तरह का उनका आतंक था, फिर से वो धीरे धीरे पनपता जा रहा है। ताजा मामला करेली इलाके का है, जहां पर 2021 में कुर्क जमीन थी और एनुद्दीनपुर में थी, और उस जमीन में करीब 6 से 7 अराजी थी, जिसमें कुर्क जमीन को दस्तावेजों में हेरा फेरी करके माफिया अतीक अहमद का साड़ू और उसके भाई ने वहां पर प्लाटिंग कर दिया और वहां पर मकान बन गए। इतना ही नहीं, सरकारी जमीन पर भी अतीक अहमद के जो रिश्तेदार हैं, जो उनके गैंग के लोग हैं, वो अब उस जमीनों को प्लाटिंग करके बेच दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में करेली एसओ ने मामला दर्ज कराया और दूसरी एफआईआर लेकर। खबरों में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत